Students, I am Mohammed Zishan and you are watching me on my YouTube channel. Welcome to my channel again. बेटा आज हम पढ़ेंगे जैसे कि और ब्लॉक का चैप्टर जो हमने शुरू किया है उसमें फर्दर आगे मूव करते हुए आज हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और इसका ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या ट्रेंड है। बाइंडिंग एनर्जी ट्रांजिशन सीरीज में कैसे इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है। तो सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग विद व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? तो बेटा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक एटम के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए डिसअसेंबल करने के लिए यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी एटम के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनको डिसअसेंबल करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। बेटा मैं लिख सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन में energy required to disassemble all the particles in an atom of an atom। नेक्स्ट चीज है बेटा कि बाइंडिंग एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो बेटा मोस्टली हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस के थ्रू देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जितने भी हैं, एलिमेंट्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे मेटल्स हैं और मेटल्स के अंदर होता है मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड की जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो मैं कह सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। जितनी मेरे पास मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। और बाइंडिंग बेटा नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड भी तो किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रही होगी। तो दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मतलब ये किस चीज पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अनपेयर्ड की जो बात है इट लुक्स समथिंग लाइक, थोड़ा सा ये आपको ऑकवर्ड लगेगी बाद में, इसलिए मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म यूज की है। या आप लिख सकते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब आप ट्रेंड पढ़ेंगे तो चीज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बेटा तो शुरू करते हैं इसका ट्रेंड। 3D सीरीज सबसे पहले है बेटा आपके पास। 3D सीरीज के अंदर जो आपकी बुक में एक्सप्लेन हुआ है कि कैसे आपका की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो वेरी करती है। तो जैसे बेटा अगर हम 3D सीरीज को देखें तो पहले स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये सीरीज जाती है। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 4s2 3d1। इसकी है बेटा नेक्स्ट टाइटेनियम 4s2 3d2। और फिर बेटा टाइटेनियम वेनेडियम 4s2 3d3। क्रोमियम 4s1 3d5। मैंगनीज 4s2 3d5। फिर नेक्स्ट आता है बेटा आयरन 4s2 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिटेल में आपने देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं बेटा, आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि ये डी के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे अवेलेबल है वहां पे। तो वहां पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कोबाल्ट 4s2 3d7। निकेल 4s2 3d8। और फिर नेक्स्ट आएगा बेटा कॉपर 4s1 3d10। सो जी 3d10। और बेटा जिंक आएगा 4s2 3d10। यहां पर अगर और से देखें बेटा आप लोग तो जैसे जैसे आप देखेंगे डी के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जैसे जैसे आपके पास अक्रॉस द पीरियड आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो बेटा नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ये इंक्रीज हो रहे हैं टिल वेनेडियम। बेटा यहाँ पर देखें आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 3d5 है, यहाँ पे तो d5 है, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि d5 एक स्टेबल सिस्टम है, ये भी d5 एक स्टेबल सिस्टम है।
तो बेटा इनके लिए आपके पास जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। जब वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेगा तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। बेटा यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला सिस्टम बनता है 3 4 एंड 5 और s में भी बेटा ये अगर s कंसीडर कर लें तो 1, ये है आपके पास 3d और ये 4s। नेक्स्ट बेटा मैग्नीज में देखें तो 1 2 3 4 5, इसके अंदर ये सिस्टम है। इस केस में बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर स्टेबल हो गए हैं। अब आपको बेटा ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही आप डिसअसेंबल कर लेंगे। स्टेबिलिटी गेन कर लिए, इसे एनर्जी कम हो गई है ऑलरेडी। यहां पर अगर आप देखिए बेटा तो ये उससे भी ज्यादा स्टेबल हो गई है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी उससे भी कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बेटा अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो वेनेडियम तक इंक्रीज होती है बाइंडिंग एनर्जी मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल तक, फिर बेटा क्रोमियम में उससे कम, मैंगनीज में उससे कम। लेकिन बेटा यहां पर देखें D6, यहां पर आपके पास बाइंडिंग के लिए जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने बच गए हैं बेटा 4। अब बाइंडिंग एनर्जी दोबारा इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट टाइम बेटा 7 में तो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बेटा क्या होना शुरू होगी, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज। यहां पे 8 में मजीद ये वाला सिस्टम आ जाएगा बेटा, तो यहां पर मजीद डिक्रीज हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट टाइम तो बेटा ये तो ठीक है, इनके अंदर तो बिल्कुल आप लोग समझेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी यहां पे भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी। इसका मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पहले इंक्रीज करती है, फिर बेटा डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। दिस इज द ट्रेंड इन 3D। अगर मैं इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करने की कोशिश करूं तो बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहां पे है आपकी बेटा बाइंडिंग एनर्जी, और यहां पे है मेरे पास बेटा ग्रुप नंबर। अगर पीरियड के अंदर देखें तो बेटा ग्रुप नंबर आता है, तो इसलिए ग्रुप नंबर लिखें। तो पीरियड में सबसे पहले जो बेटा पीरियड का एलिमेंट है, सो ये फॉरगॉट टू मेंशन द फर्स्ट टू एलिमेंट्स फ्रॉम द एस ब्लॉक। बेटा इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे दैट विल बी थर्ड पीरियड है, तो बेटा आएंगे पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, कैल्शियम में 2, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है बाइंडिंग एनर्जी। तो बेटा यहां पे देखिए ये है पोटेशियम, फिर दूसरा ग्रुप है बेटा कैल्शियम, फिर बेटा स्कैंडियम, नेक्स्ट टाइटेनियम इंक्रीज हो रही है, नेक्स्ट वेनेडियम तक इंक्रीज हो रही है बेटा एनर्जी। मैंने कर्व्स भी रिप्रेजेंट कर दिया, आखिर में इनको नाम भी दे देंगे। फिर बेटा क्रोमियम में कम हुई है, मैंगनीज में भी कम हुई है। क्रोमियम में कम हुई है, स्टेबिलिटी है, मैंगनीज में उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी, एक फुली फिल्ड एक हाफ फिल्ड, यहां पे दोनों हाफ फिल्ड है, उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, मजीद कम हो गई बेटा। फिर आयरन के केस में दोबारा इंक्रीज कर दी बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट बेटा इसके केस में यहां पे नेक्स्ट बेटा ये को नी और कूज है, ये आप देख सकते हैं बेटा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी का। जब आप इन कर्व्स को मिलाएंगे लाइंस को तो आपको कुछ ऐसा कर्व दिखने को मिलेगा। यहां पर आप इनको नाम दे सकते हैं बेटा पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये है बेटा आपका कर्व। ये शो करता है अगेन बेटा जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है टिल वेनेडियम। उसके बाद बेटा बाइंडिंग एनर्जी क्रोमियम और मैंगनीज में डिक्रीज करेगी ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। D5 सिस्टम की वजह से मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और बेटा मैंगनीज में फिर स्ट्रांग मेटालिक, क्रोमियम में फिर स्ट्रांग बनेगा, मैंगनीज में उससे भी वीक मेटालिक बॉन्ड बनेगा। फिर बेटा दोबारा आयरन के अंदर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, फिर बेटा आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि डिक्रीज हो रही है, तो दोबारा सिस्टम डिक्रीज होना है। इट इज एक और पॉइंट बेटा इन दोनों में अप्रोक्सीमेटली ग्राफ से जिस तरह रिलेशनशिप आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इन दोनों में अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यूज होती हैं आयरन और कोबाल्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं है इनकी बाइंडिंग एनर्जीज में। बेटा आप इसको क्या कर लें, पॉज कर लें वीडियो को, इसको क्या कर लें, नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे कैटालाइटिक एक्टिविटी के बारे में। कैटालाइटिक एक्टिविटी का क्या मतलब है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स ये यूज होते हैं एज कैटलिस्ट। यानी कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो खुद भी कैटलिस्ट के तौर पर यूज हो सकता है, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई कंपाउंड वो भी किसके तौर पर यूज हो सकता है, कैटलिस्ट के तौर पर। बेटा आपके पास दो चीजें हैं, एक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स
दूसरी चीज है बेटा कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये किसके तौर पर यूज होते हैं? कैटलिस्ट के तौर पर। दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। बेटा ये क्यों यूज होते हैं एज कैटलिस्ट? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द रीजन कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं? तो रीजन क्या है बेटा इस चीज की? रीजन के अंदर आप बेटा दो बातें ही बता सकते हैं इसके बारे में कि क्या क्या रीजन है। पहली बात कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज होते हैं एज कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिनको हम कहते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस। तो पहली चीज है कि ये बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर यूज होंगे एज कैटलिस्ट। बेटा फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आयरन का कोई कंपाउंड आयरन 2 यानी फेरस Fe+2। बेटा मैं क्या कहता हूं ये कन्वर्ट होगा किसमें? Fe+3 और प्लस एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। यहां पर अगर आप देखें तो ये मेटल है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये मेटल है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां से यहां पर जाते हुए आयरन खुद क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडाइज। तो ये खुद किसके तौर पर बिहेव करेगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। और यहां पर बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा, क्योंकि यहां से अगर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आए, इस एरो को रिवर्सिबल एरो बना दें, तो बेटा Fe3 पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Fe2 पॉजिटिव में आ जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो किसके तौर पर बिहेव करेगा? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहली चीज ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं यहां पर मैंने आपको बताया ये किसके तौर पर यूज हो सकते हैं? एज रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा इसलिए ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं। दूसरी वजह बेटा मेरे पास एक रिएक्शन है जो यहां पे एग्जांपल भी आएगी बाद में, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, या कोई भी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन टाइप रिएक्शन है आप कोई भी ले सकते हैं। तो आपको पता है जब आप ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा? वेजिटेबल घी में। यानी वेजिटेबल ऑयल की आप हाइड्रोजनेशन करेंगे और बेटा ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या प्लाटिनम निकल करेंगे तो बेटा 250 टू 300 का टेंपरेचर यूज करना पड़ेगा। और अगर आप प्लैटिनम या प्लाटिनम यूज करेंगे तो यही रिएक्शन आप रूम टेंपरेचर पर परफॉर्म कर सकते हैं जी। तो बेटा यहां पर अगर देखें तो निकल का रोल क्या है? यहां पे बेटा ये आप यूं समझेंगे ये वाली जो लेयर है दिस इज वेजिटेबल ऑयल। यहां पर बेटा आपकी जो निकल है वो मौजूद है, ये निकल की लेयर है। बेटा व्हाट डू द हाइड्रोजन एटम्स? हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे? इसकी सरफेस पर सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये आकर इसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बेटा दो फर्क होते हैं, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है और एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है। एब्जॉर्प्शन कहते हैं बेटा अटैचमेंट ऑन द सरफेस। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा अटैचमेंट ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर अटैचमेंट हो जाना। इसको बेटा एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि बेटा आप में से अगर कोई घर में डिश वॉशिंग कर रहा है तो उसके दौरान जब वाटर को बेटा लेके स्कॉच ब्राइट वाला तो स्कॉच ब्राइट के अंदर वाटर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन बेटा जब आप उसको सही करके रगड़ते हैं, जो आपका मतलब पोछा छोटा लगाते हैं वगैरह वगैरह जो भी करते हैं, तो फिर बेटा क्या होगा कि जो गर्म शल होगी जो आपके बर्तन वगैरह के साथ वो उसकी सरफेस पर अटैच हो जाएगी। एक चीज है एब्जॉर्प्शन और दूसरी चीज है एब्जॉर्प्शन। देयर इज डिफरेंस, एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर निकल आकर बेटा हाइड्रोजन आकर निकल की सरफेस पर अटैच हो जाएगी और फिर ये बेटा यहाँ से वेजिटेबल ऑयल में यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड था इस मॉलिक्यूल में, इधर भी कोई डबल बॉन्ड था, इधर भी कोई डबल बॉन्ड था बेटा स्टीयरिक एसिड पॉलिटिक एसिड टाइप इस तरह, तो ओलिक एसिड सॉरी, तो बेटा इस तरह जो डबल बॉन्ड था उसके अंदर अटैच हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये दीज आर टू डिफरेंट रीजंस। पहली चीज बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शंस में बेटा एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर बिहेव करते हैं, इसलिए एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। दूसरी वजह कि ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन और साइड फॉर अटैचमेंट। बेटा अटैचमेंट के लिए एक साइड प्रोवाइड करते हैं और बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसके तौर पर यूज होते हैं कैटलिस्ट। नेक्स्ट बेटा इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में, लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। पहली चीज है बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ मेथनॉल। कि मेथनॉल का फॉर्मेशन जो होगा बेटा उसके अंदर बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं। तो मेथनॉल को डिक्लेयर किया जाता है इंडस्ट्री में बेटा
वाटर गैस से। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इस चीज को बेटा बोलते हैं वाटर गैस। इस मिक्सचर को जब बेटा पास करवाया जाता है क्रोमियम ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड के एक मिक्सचर से, तो बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेथनॉल CH3OH। फॉर बैलेंसिंग बेटा यहाँ पे मैं 2H2 ऐड कर देता हूँ तो ये मेथनॉल बन जाएगा। अगर देखें तो यहाँ पर मेथनॉल जो बनेगा बेटा इट विल बी फॉर्म्ड इन वेपर स्टेट, जिसकी बाद में हम क्या करेंगे बेटा कंडेंसेशन, ताकि उससे लिक्विड फॉर्म में हम क्या बना सकें, मेथनॉल को प्रिपेयर कर सकें। ये पूरा चैप्टर होता है, पूरा चैप्टर का रिएक्शन होता है जो पिंडी बोर्ड की बुक है उसमें अवेलेबल है पूरा। दूसरी एग्जांपल है बेटा हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इज ए प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा और ये बनाएंगे अमोनिया। नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 goes to form 2NH3। बेटा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। 1:3 के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन में बेटा आयरन यूज होता है एज कैटलिस्ट। और बेटा यहाँ पर एक और चीज है, डेटिक एक और ट्रांजिशन मेटल है मोलिब्डेनियम। दिस इज यूज्ड एज प्रोमोटर। किसके तौर पर यूज होगा, प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है बेटा, एक ऐसी स्पीशी होती है जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करती है फॉर केमिकल रिएक्शन। बेटा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि यहाँ पे कोई एल्कली मेटल के ऑक्साइड यूज होते हैं तो उनको भी यूज कर सकते हैं, बट हम चूंकि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर इस ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट बेटा तीसरा है दैट इज डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे आप हेडिंग्स देके लिखेंगे बेटा तो ये अच्छा भी लगेगा पेपर में भी, और आपके अच्छे नोट्स प्रिपेयर होंगे, और जब नोट्स अच्छे प्रिपेयर होंगे तो पढ़ाई अच्छी। इसलिए मैं हेडिंग्स के साथ लिख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ ताकि आप साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करें। बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। बेटा इसके ऊपर बेटा अगर क्योंकि इसको किसी कैटलिस्ट से पास करना है तो ये बना देता है वाटर प्लस ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को भी बेटा अगर बैलेंस कर लें तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। ये बेटा ब्लैक कलर का पाउडर होता है। अगर आप में से किसी ने बचपन में स्कूल में कोई प्रोजेक्ट किया है, साइंस प्रोजेक्ट वगैरह, तो मैडम आपकी एक इस तरह से बड़ी सी फ्लास्क लेती थी और उस फ्लास्क में बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देती थी, याद होगा आपको। बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने के बाद इसमें एक ब्लैक कलर का पाउडर डालने के बाद, ब्लैक पाउडर डालने के बाद वो क्या कर देती थी, इसके ऊपर बैलून लगा देती थी तो बैलून फूल जाता था और आप लोग खुश हो जाते थे। एक आपके बचपन की प्रैक्टिस है। दैट ब्लैक पाउडर वाज मैंगनीज ऑक्साइड। वो मैंगनीज ऑक्साइड को इसके अंदर डालती थी तो बेटा आर्टिफिशियल डीकंपोजिशन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तीसरी नेक्स्ट कलर चौथा है दैट इज बेटा ये मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इसको आप यहीं पे देख लीजिए। वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 बेटा ये क्या बनाएंगे, निकल की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। यहाँ निकल सरफेस के तौर पर सरफेस प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये बेटा वेजिटेबल ऑयल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन आपका ये भी है। नेक्स्ट है बेटा कंटैक्ट प्रोसेस। अगर आप कंटैक्ट प्रोसेस की बात करें तो कंटैक्ट प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दैट इज द किंग ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे इसके स्टेप्स होते हैं, मैं आखिर में लिख भी दूंगा, लेकिन पहले ये देखिए बेटा कि क्या होता है। इसके अंदर एक स्टेप होता है 2SO2 प्लस O2, ये मिलकर क्या बनाते हैं बेटा 2SO3। इस रिएक्शन के अंदर बेटा V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये यूज होता है एज कैटलिस्ट। जी बेटा पहले कंटैक्ट प्रोसेस के हम स्टेप्स लिख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाएगी। नेक्स्ट में बेटा SO2 O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा SO3, और ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अभी मैंने वो लिखा है इसमें V2O5 यूज होता है। तीसरा स्टेप में बेटा SO3 ऑलरेडी मेड बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, और ये बनाएगा H2S2O7 ओलियम, और ओलियम फिर वाटर के अंदर बेटा डिसॉल्व होगा और फिर बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बेटा बोलते हैं OLE। जी तो बेटा ये थी कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।